नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे। बीएसटीसी सेकंड ईयर का पेपर है, ये 4th नंबर का पेपर है। और इस यूनिट से आपको प्रश्न कौन से पढ़ के जाने हैं, उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है, ठीक है ना भाई। और चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और लोगों की बात को समझने का एक सशक्त माध्यम कौन सा है। आंसर होगा आपका भाषा। नॉर्मली आप लोग सभी जानते हो। चलिए, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, सुनकर समझने में अभिव्यक्ति का प्राथमिक सोपान क्या है। अभिव्यक्ति का प्राथमिक सोपान है अपना मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन। ओके। और मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण अगर सोपान पूछा जाए तो वो आप लोग सब जानते हो, क्या होता है, लिसनिंग यानी सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बालक की रागात्मक शक्ति किससे उभरती है। वो उभरती है साथियों कविता पाठ से। और नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर भी लेखन आ रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर भी लेखन आ रहा है तो ये भी बोलना नहीं है। कविता पाठन ये भी नहीं है, ठीक है। अब बात कौन सी है, आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब होता है भाषण देना बिना, जैसे मान के चलो बिना किसी तैयारी के और आपसे तुरंत बोल दिया जाए कि आप भाषण दीजिए, उसको बोलते हैं आशु भाषण। इसका मतलब ये मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बोलने का सुनने से गहरा संबंध है, किस तरीके से है। तो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जब हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क कहीं बोलने की भी रूपरेखा चिंतन के बीच बना रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, वार्तालाप के अनौपचारिक रूप और औपचारिक स्वरूप, इन दोनों में अंतर क्या है। तो वार्तालाप के अनौपचारिक स्वरूप में व्याकरण के नियमों, वाक्य निर्माण, विराम आदि का विशेष ध्यान नहीं रहता, इसमें सहजता अधिक रहती है। जबकि औपचारिक शब्द स्वरूप की बात करें तो उसमें शब्द चयन, वाक्य निर्माण, आरोह अवरोह और अन्य भाषाई शिष्टाचार संबंधी नियमों का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि भाई भाषण औपचारिक है या अनौपचारिक, यह किस बात पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है परिस्थिति और वक्ता पर निर्भर करेगा, यानी हमारी परिस्थिति कैसी है और वक्ता के बोलने का तरीका कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगला है, औपचारिक भाषण की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, औपचारिक भाषण में अतिथियों के अभिवादन से शुरुआत होते हुए विषय की भूमिका बनाई जाती है। इस प्रकार भाषणों में श्रोताओं की भावनाओं का ध्यान भी रखा जाता है और प्रत्येक कथन को मनन करके प्रकट किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी समारोहों, इस प्रकार के भाषण हमको सुनने को मिलते हैं। अनौपचारिक भाषण कभी भी किसी भी सामान्य समारोह में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आइए, श्रवण कौशल में दोष के कारण क्या हो सकते हैं, उनका आपको नाम लिखना है। तो श्रवण कौशल में दोष हो सकता है या तो मौखिक कार्य का अभाव होगा तब, कक्षा में कठोर नियंत्रण होने पर, पाठ्य वस्तु में क्लिष्टता आने पर, अशांत वातावरण होने पर, एक साथ अगर 2 काम दे दिए जाएं तब भी, और श्रवण इंद्रियों का बाधिक होना। इन सब की वजह से हमारा श्रवण कौशल क्या हो जाता है, दोषित हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए याद रखना है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, देखिए आदेश और निर्देश की भाषा में अंतर क्या है, यानी आदेश क्या होता है, निर्देश क्या होता है, दोनों में अंतर समझना आप। आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है, यानी आदेश देंगे तो वो कंपलसरी है, जिसमें कार्य करने को या फिर मानने की बाध्यता जरूर होती है। जबकि निर्देश की भाषा अनिवार्यता की जगह केवल सांकेतिक रूप में होती है, संकेतात्मक भाव झलकता है। साथ ही आदेश की जो भाषा है वो चुनौतीपूर्ण होती है, जबकि निर्देशात्मक भाषा में अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये अंतर है यहाँ पर, जिसको आपको याद रखना है इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है,
मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 2 बार प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना, पहला उद्देश्य। सेकंड है मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। थर्ड है आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना। नंबर 4 है श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। नंबर 5 आदेश और निर्देश की भाषा एवं उनमें अंतर एवं उनके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना, ये भी इसका उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार के वार्तालाप एवं उनमें भागीदारी को समझना, जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों की समझ बनाना। ये हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के क्या हैं, उद्देश्य हैं। इनको आप लोग याद रख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आइए। मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आते हम, सबसे पहले हम औपचारिक संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो यह अभिव्यक्ति कुछ नियमों, शिष्टाचार आदि में बंधी होती है। सहजता और स्वतंत्रता के साथ मनोगत विचारों को प्रकट करने की छूट बिल्कुल नहीं होती। जबकि अनौपचारिक की बात करें तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति में सहजता, स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सकता है। यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें तो देखो, वार्तालाप एक औपचारिक है या अनौपचारिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन लोगों के बीच में हो रहा है, यानी परिस्थितियों के बीच में। इसका माध्यम क्या है। सामान्य वार्तालाप में भाषा अपने अनौपचारिक रूप में होती है, जहाँ व्याकरण के नियमों, वाक्य निर्माण, विराम आदि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। वो होता है हमारा अनौपचारिक। इसमें सहजता अधिक रहती है। साक्षात्कार, गोष्ठी, सम्मेलन आदि में होने वाले वार्तालाप में भाषा औपचारिक होती है हमेशा, जहाँ पर शब्दों का चयन, वाक्य निर्माण, आरोह अवरोह, भाषाई शिष्टाचार नियम सबको पालन करना पड़ता है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, वार्तालाप की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। देखिए वार्तालाप की विशेषताओं में, वार्तालाप मधुर होना चाहिए, उसमें प्रवाद उत्पादकता होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए, बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोलचाल में यथाउचित हाव होना चाहिए, बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त हो, वार्तालाप का भाव भी इसमें स्पष्ट होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक नाटक से क्या अभिप्राय है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करना है। तो इनमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। देखिए, जब नाटक किसी रंगमंच, टीवी या रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, तब नाटक के तत्वों को पालन करना बहुत आवश्यक है। यह नाटक पूरी औपचारिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में संवाद की भूमिका अहम होती है, यानी जो बोलते हैं हम, वार्तालाप जो होती है उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट है। ये संवाद औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार के हो सकते हैं और इसी के अनुरूप पात्रों का अभिनय भी बदलता रहता है। विषय, देश काल, वातावरण के अनुसार भी औपचारिक और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। औपचारिक नाटकों में पूरी पटकथा को पहले परखा जाता है, उसके बाद प्रत्येक पात्र के अनुसार उनको संवाद लिखे जाते हैं। संवाद का मतलब स्क्रिप्ट दी जाती है ना, आप लोगों को टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा आपने, तो उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और विशेषज्ञ फिर उसकी जांच करते हैं, तब वे रंगमंच, टीवी, रेडियो के लिए स्वीकार्य माने जाते हैं। अनौपचारिक नाटक विभिन्न ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक, नौटंकी के रूप में आयोजित होते हैं। इन नौटंकियों की पटकथा नहीं लिखी जाती, पात्रों को कोई संवाद लिखकर नहीं दिया जाता, वे केवल कथा के अनुरूप ही अपने संवाद को अदा करते और अभिनय करते हैं। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, वो अनौपचारिक होते हैं, जबकि टीवी, सीरियल, फिल्मी जो चीज़ें होती हैं उनमें सब औपचारिक संवाद होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए अगला है, आपको याद रखना है, स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर पर। अच्छा प्रश्न है, स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर पर विद्यालय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, पारिवारिक वातावरण की घटनाएं, विशेष उत्सव समारोह, परिषद के सदस्यों के स्वभाव से संबंधित वार्तालाप की जाती हैं। विद्यालय में होने वाली रोचक घटनाएं, खेल कूद प्रतियोगिताएं, साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह,
विविध उत्सव, स्वतंत्रता दिवस, स्काउटिंग, प्रदर्शनी, भ्रमण आदि का आयोजन भी किया जाता है। यात्रा वर्णन, मार्ग में होने वाली रोचक घटनाएं, अखबार या खेल लेख में आई सूचना जानकारी को पढ़कर चर्चा में करना तथा विद्यालय में कृषि, बागवानी, सिंचाई आदि विषयों की चर्चा भी उपयोगी हो सकती है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है अपना आदेशात्मक और निर्देशात्मक भाषा की विशेषता। पहले हमने इनमें अंतर पढ़ा, अब हमको इसकी विशेषताएं पूछी जाए तो विशेषता भी याद रख सकते हैं। आदेशात्मक भाषा बाध्यता और अनिवार्यता का भाव के लिए होती है। निर्देशात्मक भाषा प्रेरणास्पद शैली में होती है और इसकी भाषा सांकेतिक होती है। आदेशात्मक भाषा संक्षिप्त रूप में भावपूर्ण लिए होती है, जबकि निर्देशात्मक भाषा में पूरक सब वाक्यों का सहारा लिया जाता है। आदेशात्मक भाषा में बोलने वाले विशेष अधिकारी होते हैं, जबकि निर्देशात्मक भाषा में कोई व्यक्ति बोल सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंट है, इसकी विशेषताओं को आप लोग याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे, अगला आता है भाषण की विशेषता। भाषण की विशेषताओं पर विवेचना, ठीक है। तो विद्यालय शिक्षा पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी एवं व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर शब्द बनकर उभर रहा है। भाषा शिक्षक होने के नाते हम इसे अभिव्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। भाषण एक ऐसी विधा है जिसमें भाषाई अभिव्यक्ति की अपार संभावना निहित होती है। भाषण की कुछ विशेषताओं को हम इस रूप में देख सकते हैं, जैसे विषय की पूर्व तैयारी, यानी विषय का ज्ञान और उसका अध्ययन, विषय को रोचक बनाने का कौशल, श्रोताओं को संतुष्ट करने वाली सामग्री एवं भाषा, विषय को केंद्रित रखने का कौशल, नाटकीय भाव भंगिमा का प्रयोग करने की क्षमता, गतिशील, सरल और स्पष्ट भाषा शैली और संप्रेषणीयता का गुण। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए हमारे ऐप पर जाइए आप लोग। ऐप पर आपको 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं। उन 20 मॉडल पेपरों को पूरा एक्सप्लेन करके बताया, आंसर भी उनके जस्ट नीचे लिखे हुए हैं। इंग्लिश में भी है और इंग्लिश को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके उसकी PDF बनाई है। आपको ऐप पर PDF और वीडियो दोनों मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और प्रश्न इनमें से आप लोग बार बार नहीं पूछें कि प्रश्न इनमें से आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोगों को आराम से 70% के आसपास खूब आराम से बनेगी, बट आपको याद होना चाहिए वो चीज़ है। आप एक बार याद करके चले जाओ बस, कोई टेंशन नहीं, याद करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है भाई। तो ऐप को जाइए, खुराना क्लासेस ऐप है अपना, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ पर आप लोग जाएँ। और मात्र 109 रुपये आपसे लिया जा रहा है। 109 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपका 1 साल की हम जिम्मेदारी समझ लो एक तरीके से। सिर्फ पढ़ना आपको है, बाकी मेहनत मैंने तो कर लिया, ठीक है। और देखना रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहेगा। चलिए, तो बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। प्रश्न है अपना कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुने और उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दें। अभिव्यक्ति को नए रूपों को, अभिव्यक्ति के जो नए नए रूप हैं उनको जानें और उनमें उनसे बच्चों का परिचय करवाएं। यह ज़रूरी नहीं कि भाषण कला में सभी बच्चे निपुण हों, उन्हें भाषा अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम भी बताने चाहिए, जैसे कहानी, बातचीत, नाटक आदि। दूसरों को सुनने की आदत डालकर भी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। बच्चों को प्रश्न पूछने की आज्ञा दीजिए तथा स्वयं उनसे आत्मीयता के साथ भी प्रश्न पूछिए। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक प्रयास को सराहना कीजिए। आपका प्रोत्साहन बच्चे को भविष्य में सुधार की प्रेरणा देता रहेगा और ज्ञान की विविध शाखाओं के विषय में भी उनकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किन क्रियात्मक कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जांच कर ले, जैसे भाषिक शुद्धता, विचारों की सशक्तता, प्रभात उत्पादकता, व्याकरणिकता, व्यावहारिकता, अवसर अनुकूलता, गतिशीलता, मधुरता और शिष्टता। कक्ष में बालक के व्यवहार व कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का भी आकलन करता रहे। भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता के अवसर, कहानी, कविता प्रस्तुति के समय
बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देकर उनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। कक्षा के शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय शिक्षक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन कर सकता है। कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के समय शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। आशु भाषण, सूक्ति का विशदीकरण के समय छात्र के भाषा ज्ञान और धैर्य की जांच भी की जा सकती है। तो ये मूल्यांकन करने का तरीका है जो आपको याद रखना है। ठीक है भैया। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रश्न खत्म हो चुके हैं। बात रहती है निबंधात्मक प्रश्नों की। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 20 मॉडल पेपर आपकी पूरी 1 साल। ठीक है, इसमें मैंने आपको निबंधात्मक प्रश्न पूरे बता दिए। अगर मैं वीडियो में यही जिक्र करूँगा यूट्यूब पर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप ऐप पर जाइए, अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए और जी मर्जी आए तब क्लास को देखिए, तब PDF को ओपन कीजिए और डाउनलोड कीजिए अपने ऐप के अंदर ही। ठीक है ना, आराम से। धन्यवाद।